हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे भारत के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। हम सब बात करेंगे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के उत्पन्न होने की परिस्थितियों के बारे में। हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सरदार भगत सिंह की भूमिका के बारे में। हम लोग आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी के विचारों में जो एक कह सकते हैं अंतर्द्वंद जो दिखता है, और उसके कारण कभी कभार हम ये मानते हैं कि ये दो व्यक्तित्व के बीच की लड़ाई हो जाती है, या फिर जो है वो क्या है कि दो व्यक्ति आपस में जो है वो क्या है कि अपना एक बड़ा मनमुटाव था, एक बड़ा भेदभाव था, और आपस में जो है वो क्या है कि एक रंजिश थी। इस तरह के आरोप जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन मैं प्रारंभ करने के पूर्व, इस संबंध में कोई डिटेल में जानकारी देने के पूर्व, मैं आपको मतलब प्रारंभ में ही ये बतला देना चाहता हूं कि यहां पे भगत सिंह और महात्मा गांधी की जो कह सकते हैं कि जो भी आप मतभेद देख रहे हैं, अंतर्भेद देख रहे हैं, वो वैचारिक मतभेद है, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। यहां पर दो व्यक्ति के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि दो व्यक्ति के विचारों की में जो पाए जाने वाले जो अंतर है, वो अंतर यहां पे देखने को मिलता है। अदरवाइज मैं ये नहीं कह सकता हूं, या आपको बहुत सारे ऐसे प्रमाण जो है भारत के इतिहास में मिल जाएंगे जहां पर भगत सिंह की मतलब उत्कट जो देशभक्ति थी, देश के लिए उन्होंने जो न्योछावर किया, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा महात्मा गांधी ने भी किया। बस सिर्फ और सिर्फ अंतर इस बात को लेकर था कि साधन क्या होना चाहिए। यहां पर साध्य दोनों के समान थे, दोनों हिंदुस्तान की भलाई चाहते थे, दोनों वास्तव में कह सकते हैं कि भारत के लोगों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष के तरीकों में अंतर था, और तरीकों में ये जो अंतर है, इसे दो व्यक्ति के बीच के युद्ध के रूप में, या मतभेद के रूप में, या फिर आप कह सकते हो दो व्यक्ति के बीच की आपसी लड़ाई के रूप में जो है वो क्या है कि कभी कभार चित्रित करने की कोशिश होती है, जो कि वास्तव में गलत है। उस समय बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जहां पर जवाहरलाल नेहरू के महात्मा गांधी के साथ, महात्मा गांधी के जवाहरलाल नेहरू के साथ जो है वो क्या है कि मतभेद रहे, या फिर जो है इस तरह से कह सकते हो कि भारत की आज़ादी के समय तक के समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भी आप इस अंतर को आप समझ सकते हो। और वो अंतर क्या था? महात्मा गांधी किसी भी हाल में विभाजन नहीं चाहते थे, विभाजन को वो कहते रहे कि मेरी लाश पे होगी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सब जो लोग थे, वो विभाजन के साथ साथ भारत की आजादी में जो है उस प्रक्रिया में संलग्न थे, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो अंतर्द्वंद या मतभेद की अगर हम बात करें, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते थे। और जाहिर सी बात है, देखिए जब भी दो पढ़े लिखे लोग होंगे तो वहां पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी क्षमता है सोचने समझने की, समस्याओं को अपने अपने दृष्टिकोण से देखने और अपने तरीके से उसके समाधान करने की शक्ति जो है मौजूद होती है। तो जब अंतर होता है ना, तो अंतर होता है तो वो अंतर कभी कभार एक दूसरे का पूरक बनकर एक बेहतर जो है वो क्या है कि सॉल्यूशन निकालता है, और कभी कभार वे जो अंतर होते हैं वो आपसी संघर्ष का कारण बन जाता है। और कभी कभार यह संघर्ष वैचारिक संघर्ष तक ही सीमित रहता है, और कभी कभार यह वैचारिक संघर्ष या वैचारिक अंतर जो है वो आपसी मारपीट में भी जो है तब्दील हो जाता है। तो लेकिन जब भी हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि 1885 से 1905 ईस्वी के बीच का नरमपंथी चरण है, इसके बाद 1905 से 1919 के बीच का गरमपंथी चरण है, इसके बाद 1919 से 47 के बीच में गांधी युग है। ठीक है, सब युग है, सब में जो है आपको क्या करना है, आप देख रहे हो आंदोलन के तरीकों में अंतर हो रहा है। वहां पर क्या है कि थोड़ा सा एग्रेशन गरमपंथी में ज्यादा दिखता है, और उससे ज्यादा एग्रेशन महात्मा गांधी में दिखता है। ठीक है ना, तो ये जो अंतर दिख रहा है ना, ये अंतर वैचारिक अंतर है, ये आपसी रंजिश नहीं था। अगर आप 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अगर हम अपवाद स्वरूप कोई बात है, कोई घटना अगर हम छोड़ दें, तो आप कमोवेश ये पाओगे कि वास्तव में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, जो वैचारिक डिफरेंसेस थे, वास्तव में वो कभी शारीरिक मारपीट तक जो है वो वहां पे जाकर जो है वो केंद्रित नहीं होता था। और इसीलिए एक बात समझिएगा कि हमने एक जगह पढ़ा था और बहुत ही सुंदर लाइन लिखी थी, और वो लाइन ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वास्तव में एक ऐसे नदी की, ठीक है, एक ऐसे नदी की तरह है
जो वास्तव में अपने उद्गम से लेकर गंतव्य स्थल तक निर्बाध क्या है कि वो कार्य करती है, बहती है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर उसमें मिल जाती है, उसमें घुल मिल जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास भी कुछ ऐसा ही रहा है, ठीक है। 1885 से 1947 के बीच में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय आंदोलन संचालित किया गया, वो वास्तव में मुख्य धारा की लड़ाई थी, ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य धारा का संघर्ष था। लेकिन इस संघर्ष में डेस्टिनेशन तक, हिंदुस्तान की आजादी तक ही जो है सफर तय करने में इस मुख्य धारा में कई छोटी छोटी धाराएं भी आकर मिलती है, जिसने इस मुख्य धारा को कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मुख्य धारा की जो नदी होती है उसमें छोटी छोटी जब नदियां मिल जाती है तो जाहिर सी बात है मुख्य धारा की नदी को क्या होता है, ताकत मिलती है ना, वो कमजोर तो नहीं होती है ना, उसमें ताकत होती है, उसकी जो कह सकते हैं कि उसकी जो कंटेंट्स या उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना, बढ़ जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि वास्तव में यहां पर अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुख्य धारा का जो आंदोलन था, मुख्य धारा का जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो संघर्ष थे, वो संघर्ष तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़े जाते रहे। लेकिन क्या था कि इसमें छोटी छोटी जो घटनाएं थी, छोटी छोटी जो है और सारी नदियों के रूप में जो छोटे छोटे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का भी जो है उसमें क्या है कि मेल रहा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का जो संघर्ष था या जो आंदोलन था, ये कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, ठीक है। ये जो है वो क्या है कि ये जो संघर्ष हुए ना, ये संघर्ष कांग्रेस से इतर अन्य जो संस्थाएं थी, अन्य जो व्यक्तित्व थे, सरदार भगत सिंह हो गए या फिर जो है चंद्रशेखर आजाद हो गए, मदन लाल धिंगरा हो गए, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हो गए, ठीक है, इस तरह के जो बटुकेश्वर दत्त हो गए, ठीक है, उधम सिंह हो गए, इस तरह के जो लोग थे, अशफाक उल्ला खां हो गए, ठीक है ना, इस तरह के जो क्रांतिकारी थे, ये कांग्रेस के अंडर में अपनी संघर्ष नहीं किया है। उन्होंने ब्रिटिश शासन को जो चुनौतियां दी है वो कांग्रेस के मतलब लीडरशिप पे नहीं, कांग्रेस के अंदर रहकर नहीं, इन्होंने अपनी तरह की संस्था बनाई और अपनी तरह से उन्होंने संघर्ष किया। उनके अपने विचार थे, अपनी जो है अलहदा उनकी जो है वो क्या है कि एक प्रकार से आंदोलन के तरीके थे, ठीक है। और कांग्रेस के जो तरीके थे वो अहिंसक, विशुद्ध रूप से अहिंसा पर आधारित जो है वो संघर्ष थे। लेकिन इनके जो संघर्ष थे ना, वो संघर्ष पर कहीं ना कहीं जो है हिंसा हावी हो जाती थी। लेकिन यहां पे ये समझने वाली बात है कि यहां पे क्रांति का जो तात्पर्य होता है ना, वो क्रांति का तात्पर्य ये नहीं होता कि हिंसा पर ही आधारित होगा। हिंसा पर आधारित कोई भी जो है वो कह सकते हैं कि अगर क्रांति की बात आती है तो रिवॉल्यूशन जो है, वो क्रांति जो है वास्तव में हिंसा पर ही आधारित होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हिंसा भी हो सकता है लेकिन सिर्फ हिंसा ही होंगे ऐसा कहना मतलब गलत होगा। वास्तव में देखिए, क्रांति से जब हम शब्द से जब हम उसको कह सकते हैं कि उसको जब हम बोलते हैं, जब उच्चारण करते हैं या क्रांति शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा लगता है कि जो है वो क्या है कि वहाँ पे हिंसक वारदातें होंगी। लेकिन ये बात वास्तव में गलत है। क्रांति शब्द का जो तात्पर्य ना, वो क्रांति शब्द का तात्पर्य वास्तव में जो है वो क्या है, वो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि तरीके में थोड़ी सी उग्रता, थोड़ा सा एग्रेशन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की बात करता है, ये रेडिकल चेंजेस की बात करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रेडिकल चेंज की बात करता है और भगत सिंह ने हमेशा ये कहा कि क्रांति का जो मकसद है, क्रांति का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है। उन्होंने ये कहा कि वास्तव में देखिए, जो पूरा जो व्यवस्था है जो चल रही है, वो व्यवस्था हमेशा चलती रहेगी, ये क्यों हो जाएगा, ऐसा क्यों होगा, वो चलती ही क्यों रहेगी, उस व्यवस्था में क्यों नहीं परिवर्तन होगा। अगर वो व्यवस्था सड़ी गली है, उस व्यवस्था से कैसे व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को नुकसान हो रहा है, तो वो व्यवस्था क्यों चलती रहेगी, उसमें परिवर्तन होना ही चाहिए। पुरानी व्यवस्था को जानी ही चाहिए, उस पर एक नई व्यवस्था आनी ही चाहिए। और उस व्यवस्था को लाने के लिए
कह सकते हैं कि उसमें जो भी हमारे लिए जो भी सेक्रीफाइसेस हमें करना होगा वो सेक्रीफाइसेस करने के लिए हम तैयार हैं। अब वो सेक्रीफाइसेस किस रूप में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं किसी को मारना ही पड़े, वो भिन्न भिन्न रूपों में आ सकता है, ठीक है, वो अहिंसक भी हो सकता है। लेकिन जब भी रिवॉल्यूशन की बात आएगी वो रेडिकल चेंज की बात करेगा, वो क्रांतिकारी परिवर्तन, एक ड्रेस्टिक चेंज की बात करेगा। और जो पुरानी व्यवस्था, उस पुरानी व्यवस्था जो उत्पीड़नकारी है, जो उत्पीड़न पर आधारित, इसका मतलब यह भी नहीं है कि हर पुरानी व्यवस्था के परित्याग की वो बात करते थे, वो बात सिर्फ इसमें करते थे कि वो पुरानी व्यवस्था जिसने क्या है कि भारत के जो लोग हैं, जो कह सकते हैं कि मनुष्यों के एक वर्ग को जो है वो क्या है कि उसका उत्पीड़न करता है, उसका शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है। ऐसे एक्सप्लॉयटेड, ऐसे जो कह सकते हैं उत्पीड़न के शिकार जो व्यक्ति हैं, उनके लिए व्यवस्था में परिवर्तन लाना ही होगा। और इसके लिए हमें चाहे जितने सेक्रीफाइस करने पड़े, हमें चाहे जो भी हथकंडे अपनाने पड़े, यानी यहां पे क्या था, सर्वोपरि जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य जो है वो क्या था, वो साध्य जो था वो पवित्र था। लेकिन साधन चाहे कुछ भी हो, यहीं पे डिफरेंसेस जो है वो महात्मा गांधी के साथ हो जाता है। महात्मा गांधी अक्सर जो है वो क्या है कि अगर यहां पे समझिएगा कि हमने आपको शायद बताया भी होगा, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं हमने इस पर, जो है कि यहां पर ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है ना, उनका जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है कि वो साध्य की पवित्रता की बात तो करते थे, लेकिन साधन की भी पवित्रता की बात करते थे। वो कहते थे कि पवित्र साध्य की प्राप्ति का साधन अगर अपवित्र है, ठीक है, अगर अपवित्र है तो ऐसी स्थिति में फिर वह पवित्र साध्य भी अपवित्र हो जाता है, और ऐसे अपवित्र साध्य की हमें जो है प्राप्ति नहीं करनी है, ठीक है। यहां तक कि 1922 ईस्वी में, मुझे याद है मैंने एक जगह पे पढ़ी थी कि 1922 ईस्वी में क्या हुआ था कि जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया, तो वापस जब ले लिया तो क्या हुआ कि उनसे जो है एक पत्रकार ने ये सवाल पूछा, उनसे ये कहा कि आप जो है क्या है कि आपको मालूम है कि एक ऐसा आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन की चरम परिणति वो जो है वो क्या है कि भारत की आजादी में ही आने वाली है, लेकिन वो आंदोलन हिंसक हो गया। हिंसक होने के बावजूद भी अगर वो आंदोलन सरवाइव करता है, वो चलता रहता है, तो भी हिंदुस्तान आजाद होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या उस हिंसक घटना की वजह से आप किसी आंदोलन को वापस ले लेंगे? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हाँ, मैं वापस ले लूंगा। तब यहीं पे महात्मा गांधी जो है वो बताते हैं कि देखिए, मेरी अहिंसा, मेरी भी जो अपने आंदोलन के जो तरीके हैं वो अहिंसक हैं, बाल गंगाधर तिलक के भी जो है जो तरीके हैं वो अहिंसक है, लेकिन दोनों की अहिंसा में फर्क है, दोनों की अहिंसा में अंतर है। क्या अंतर है? तो उन्होंने ये कहा कि जो कह सकते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक की जो अहिंसा है उनके लिए वो पॉलिसी है, लेकिन मेरे लिए अहिंसा पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी बदल सकती है लेकिन धर्म नहीं बदल सकती। अहिंसा हमारे लिए धर्म की तरह है और मेरे लिए विशुद्ध आस्था का विषय है, और मैं किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में मैं अहिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता, या हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता। मैं हिंसा पर आधारित किसी भी व्यवस्था की ना तो कल्पना कर सकता हूं और ना ही ऐसी व्यवस्था को हम किसी तरह का अपना समर्थन दे सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने हमेशा क्या है कि उन्होंने पवित्र साध्य की प्राप्ति के जो साधन थे, उस साधन की जो है पवित्रता की भी बात करते थे। और यहीं पे आप इस बात को समझिएगा कि कार्ल मार्क्स के साथ उनके जो विचारधारा, वो विचारधारा अलग दिखती है। और क्यों अलग दिखती है? जैसे पहले तो ये समझिए समानता क्यों दिखती है। समानता इसलिए दिखती है कि कार्ल मार्क्स अराजकतावादी थे, ठीक है, कार्ल मार्क्स अराजकतावादी थे, और अराजकतावाद का मतलब होता है कि नो स्टेट थ्योरी के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। वो राज्य के अनस्तित्व की बात करते थे, नॉन एग्जिस्टेंस की बात करते थे। उनका यह कहना था, यानी कार्ल मार्क्स का यह कहना था कि वास्तव में राज्य जो है वो क्या है कि वो नहीं होना चाहिए। राज्य अनिवार्यता क्या करता है? पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है। ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी भी अराजकतावादी थे, कार्ल मार्क्स भी अराजकतावादी थे। इसलिए कभी कभार ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा, उससे क्या महात्मा गांधी प्रभावित थे, क्या महात्मा गांधी मार्क्सवादी थे? लेकिन वास्तव में ये बात नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन यहां पे समझिएगा कि जो
कार्ल मार्क्स थे उनकी जो अराजकतावाद था, वो अराजकतावाद के पीछे का कॉन्सेप्ट क्यों था, वो क्यों जो है राज्य के अनस्तित्व की बात करते थे, उसके नॉन एग्जिस्टेंस की बात क्यों करते थे। तो उनका यह मानना था कि राज्य जो है वो अनिवार्यता क्या करता है, अनिवार्यता पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है। और वास्तव में अगर देखा जाए, अगर प्रैक्टिकली जो है इसको अगर समझा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप देखिए, दर्शन करिए, तो आपको लगेगा कि कोई पॉलिटिशियन चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो चुनाव के पहले एक साधारण पॉलिटिशियंस की बात करें तो वो जो है वो क्या होता है कि वो एकदम मतलब जो है बहुत ज्यादा संपन्न, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हो, लेकिन जीत जाने के बाद फिर क्या होता है कि देखते हैं उसकी संपत्ति में कई गुना अभिवृद्धि होने लगती है, तो वो एक पूंजीपति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और कार्ल मार्क्स ने यह कहा कि वास्तव में राज्य जो है अनिवार्यता पूंजीपतियों को बढ़ावा देती है, और पूंजीपति जहां रहेंगे मजदूरों का शोषण होगा, सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है वो क्या है कि इस तरह का ये बात, यही बात जो है वो महात्मा गांधी करते थे। महात्मा गांधी कहते थे राज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंतर समानता तो इस बात को लेकर है कि गांधी जी भी अराजकतावादी थे, लेकिन गांधी जी क्यों अराजकतावादी थे वो कार्ल मार्क्स के रीजन से अलग है। गांधी जी का कहना था कि राज्य क्यों नहीं होना चाहिए, राज्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि राज्य हिंसा पर आधारित होता है। ठीक है, राज्य हिंसा पर आधारित होता है। कैसे हिंसा पर आधारित है, तो गांधी जी कहते थे कि राज्य अनिवार्यता वो क्या करता है कि वो जो है ताकत के दम पर या फिर हिंसा दिखाकर या फिर भय का आरोपण करके वो अपनी बातों को मनवाता है। ठीक है, और हिंसा पर या भय पर आधारित कोई जो व्यवस्था है वो व्यवस्था वास्तव में हिंसक व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था का मैं समर्थन कर नहीं सकता हूं। तो वो गांधी जी जो है, तो गांधी जी के जो अराजकतावाद थे ना वो आध्यात्मिक था। वो क्या कहते थे कि राज्य डरा कर धमका कर, जैसे होता है ना भाई, पालन करो नहीं तो तुमको जो है हवालात में बंद कर देंगे, नियम का पालन करिए नहीं तो हवालात में बंद कर देंगे। आप क्या कर रहे हो, डरा रहे हो ना। आप जो है क्या है कि ट्रैफिक नियम का पालन करिए नहीं तो चालान काट देंगे, चालान काट देंगे। आप क्या है कि आप डर कर जो है वो, तो आप कहीं ना कहीं डर कर उन नीतियों का पालन करते हैं। ठीक है ना, तो उन नीतियों का पालन, तो गांधी जी कहते हैं डर के आधार पर अगर कोई पॉलिसी का पालन आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो वास्तव में हिंसा, एक प्रकार की हिंसा पर आधारित राज्य हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी अराजकतावाद की बात करते थे। ठीक है, एनार्किज्म जिसको कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत कार्ल मार्क्स की बात करें तो वो अराजकतावाद की बात या राज्य के अनस्तित्व की बात इसलिए करते थे क्योंकि राज्य अनिवार्यता पूंजीपतियों को बढ़ावा देता है, और पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलेगा तो सर्वहारा वर्ग का जो शासन है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास का जो शासन है, वो शासन स्थापित नहीं हो पाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो है वो क्या होगा कि जो वर्ग संघर्ष बढ़ेगा। दो वर्गों के बीच का जो अंतर है, जो खाई है, वो और बड़ा और चौड़ी होगी। तो इसलिए कार्ल मार्क्स ने अराजकतावाद की बात की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि गांधी जी भी जो है वो क्या है कि समाजवादी या कह सकते हैं समाज में समरसता, समानता की स्थापना करना चाहते थे, और कार्ल मार्क्स भी ऐसा चाहते थे। फिर क्या दोनों में क्या कोई अंतर है? क्या गांधी जी मार्क्सवादी हैं? तो अराजकतावाद के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी मार्क्सवाद से प्रेरित है, लेकिन हमने बताया कि दोनों में अंतर है। इसी तरह से दोनों समाज में समानता, समरसता की स्थापना करना चाहते हैं। तो फिर क्या है, फिर भी दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात समझिएगा। कार्ल मार्क्स समाज में समानता की स्थापना के पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनका साधन जो था वो पवित्र अपवित्र कुछ भी हो सकता था। कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में समानता, समरसता की स्थापना करना हमारा उद्देश्य है। इस महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम साम, दाम, दंड, भेद, हिंसा, प्रतिहिंसा, अहिंसा कुछ भी अपना सकते हैं। ठीक है, साध्य पवित्र है, साधन कुछ भी हो, लेकिन क्या है, महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, पवित्र साध्य की प्राप्ति का जो साधन है वो साधन भी पवित्र होना चाहिए। और यहीं पे जो है वो कार्ल मार्क्स से उनका अंतर हो जाता है। तो यहीं पे देखिएगा, यहीं पे समझिएगा, भगत सिंह या क्रांतिकारी ऐसे जो लोग थे, उन क्रांतिकारियों की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है कि थोड़ा सा जो अंतर था, वो अंतर हमने शुरू में बताया कि इनमें जो अंतर था वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, वो वैचारिक मतभेद थे। यहां पर अंतर जो था ना, वो अंतर ध्यान ये रखना है कि वो अंतर कोई व्यक्ति और व्यक्ति के बीच का झगड़ा नहीं था, कोई यहां पे जमीन जायदाद का झगड़ा
झगड़ा नहीं था, यहां पर उद्देश्य दोनों के समान थे कि हमें हिंदुस्तान की आजादी चाहिए या हिंदुस्तान के लोगों की कल्याण चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन दोनों के साधन में अंतर थे और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन लोगों का अपना तरीका था, गांधी जी के तरीके अलग थे। और गांधी जी के, अब आपको यह भी समझना होगा कि तरीका किनका सही है, किनका जो है वो क्या है, हम गलत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन किनका ज्यादा सही था, ये आप जो है इसका तो मूल्यांकन कर ही सकते हो आप, ठीक है ना। और वो मूल्यांकन कैसे होगा, अब आप समझे हो कि देखिए भगत सिंह कभी भी कोई असहयोग आंदोलन जैसा कोई मास मूवमेंट नहीं चलाया, या फिर चंद्रशेखर आजाद या फिर जितने भी क्रांतिकारी थे, वो क्रांतिकारी ऐसे आंदोलन नहीं चलाते थे। सवाल उठता है क्यों नहीं चाहता। अगर वो चलाते, मुझे लगता है कि अगर वो मास मूवमेंट चलाते तो शायद वो सफल नहीं हो पाते। और क्यों नहीं सफल हो पाते, इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि देखिए एक बात समझिएगा कि इसको आप इसका जवाब इस रूप में समझ सकते हैं कि गांधी जी क्यों अहिंसा को बल देते थे, अहिंसा पर बल क्यों देते थे। तो उसका एक तो आध्यात्मिक रीजन था कि अहिंसा उनके लिए धर्म की तरह था, लेकिन अगर उसका सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, उसको अगर प्रैक्टिकल रूप में देखा जाए, तो गांधी जी अहिंसा को इसलिए भी अपनाते थे क्योंकि उनको यह लगता था कि जिससे हमारा संघर्ष है, जिससे हमारा मुकाबला है, उसको हम हिंसा से जीत नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत सारे अधुनातन विपन से लैस हैं। और हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास पत्थर है, स्टोन पेल्टिंग का काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम जो है हम लाठी डंडा चला सकते हैं, तीर धनुष चला सकते हैं। लेकिन तीर धनुष से, लाठी डंडे से उस व्यक्ति से क्या मुकाबला कर सकते हैं जो तोप लिए हुए बैठा है, जो अधुनातन अस्त्र शस्त्र लेकर बैठा है, आप मुकाबला नहीं कर सकते। गांधी जी ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही कि हिंसा से तो हम ऐसे जो है साम्राज्य का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हिंसा का इसलिए भी सहारा गांधी जी नहीं लेते थे क्योंकि हिंसा से जैसे ही आप आंदोलन को प्रारंभ करोगे, सामने वाले ब्रिटिश सरकार को उसके दमन का एक बहाना मिल जाता है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझो, 1922 में हमने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी अगर वापस नहीं लेते तो ब्रिटिश सरकार को अब एक उदाहरण मिल गया था, एक बहाना मिल गया था, चौरी चौरा कांड जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस बहाने को लेकर, उस घटना को आधार बनाकर उन जगहों के आंदोलनों को बुरी तरह से कुचलती जहां पे आंदोलन अभी हिंसक नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार आरती नहीं उतारती, वो बहाना बनाकर उसका अंधाधुंध जो है वो क्या कि दमन करती। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा जो है वो क्या, गांधी जी को ये लग गया था, ठीक है, उनको एहसास हो गया था कि अब ब्रिटिश सरकार का दमन जो है वो गिरने वाला। तो गांधी जी क्यों अहिंसा पर बल देते थे, एक तो उनके लिए धर्म की तरह था, दूसरी प्रैक्टिकल बात यहां पे थी, दो बातें। पहली बात ये थी कि ब्रिटिश सरकार को हम हिंसा से जवाब नहीं दे सकते थे। यहीं पे जो है गांधी जी भगत सिंह से थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं। भगत सिंह ने कहा कि चाहे जो भी कष्ट हमें उठाने पड़े, लेकिन हमारा ये टारगेट है, हम इस टारगेट की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और गांधी जी क्या करते थे, गांधी जी कहते थे कि हमारा टारगेट वो है, लेकिन उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। और बचाने के जो तरीके हैं, उन तरीकों में एक तरीका है अहिंसा। अहिंसा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि आपकी जो बात है वो गलत है, ठीक है, लेकिन अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो हम कोई हिंसा का काम नहीं करेंगे, हम किसी को बंदूक से नहीं मारेंगे, हम किसी को गोली से नहीं उतारेंगे। हम क्या करेंगे, आप नहीं मानोगे, मैं हड़ताल कर दूंगा, आप नहीं मानोगे, और सारी चीजें अहिंसक तरीके से होगा। हम किसी के जबरदस्ती जो है वो क्या है कि हम दुकानें बंद नहीं करवाएंगे, नहीं बंद करोगे मारपीट उतारू, एकदम जो है लूटपाट पे उतारू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सब कुछ अहिंसक तरीके से होगा। हम फास्टिंग करेंगे, आप नहीं मानेंगे मैं हड़ताल करूंगा, आप नहीं मानोगे मैं जुलूस निकालूंगा, आप नहीं मानोगे मैं बहिष्कार करूंगा, आप नहीं मानोगे मैं मास मूवमेंट करूंगा, लेकिन सब के सब जो है वो क्या होंगे, अहिंसक। और अहिंसक कोई भी गतिविधियां हैं, वो उन गतिविधियों की कह सकते हैं कि उसमें देखिए उसके भी दो फायदे हैं। पहला तो दमन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जनता का पार्टिसिपेशन होगा, ठीक है, जनता का पार्टिसिपेशन होगा। जनता में क्या है ना, ध्यान रखिएगा कि जनता को में दर्द सहने की एक निश्चित क्षमता होती है। आप एक डंडा मार देंगे, बहुत सारे लोग हैं इतना मार खाते हैं, मतलब बहुत सारे अपराधी, समझिए कि अपराधी इतना मार खाता है, पुलिस के कस्टडी में जब आता है तो उसको इतना मारा जाता है, फिर भी जब जाता है हवालात में बंद करके या फिर जमानत से रिहा होता है, फिर से वो क्या है कि वही क्राइम में पहुंच जाता है।
तो रीजन क्या, रीजन ये है कि उतना मार खा चुका होता है, कि अब मार खा चुका है कि वो एक ढीठ जिसको कहते हैं ना, वो ढीठ हो जाता है, उसको दर्द। लेकिन आम आदमी की बात करिए, हर आदमी क्यों नहीं अपराधी हो जाता है, हर आदमी क्यों नहीं कह सकते हैं कि भगत सिंह हो जाते हैं। तो यहां पर बात समझिएगा, यहां पर अपराधी और भगत सिंह का कंपैरिजन नहीं करो, मेरी बात समझिएगा कि भगत सिंह क्या है और यहां पर अपराधी। अपराधी को जो है वो क्या है कि यहां पर समझिएगा कि वो सब इतना मार खाता है, तब भी जो है उसको क्या है, उसकी एक अलग तरह की जो है, भगत सिंह उसका एक अलग उद्देश्य है। भगत सिंह में भी अगर देखेगा, दर्द सहने की क्षमता उनके अंदर भी था, जो अपराधी है उनके अंदर भी क्षमता थी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप क्या कर रहे हो, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। आपको क्या है कि डॉन बनना है, आपको क्या करना है कि आपको जो है वो कह सकते हैं कि बस अपना स्वार्थ, अपना साम्राज्य, अपना साम्राज्य, अपना साम्राज्य। यहां पे भगत सिंह जो है वो क्या है कि यहीं पे वो डिफर कर जाते हैं। और यहीं पे देखिए, मैं बात इंपॉर्टेंट कर रहा हूं कि अभी जो है हाल फिलहाल में, मतलब हमें लगता है 2-3 साल पहले जो है वो क्या है कि आईएएस के एग्जाम में भगत सिंह के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया था। उसका बहुत जबरदस्त विरोध किया गया था, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें भगत सिंह से संबंधित एक सवाल था जिनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया है। और सामान्य तौर पर हमने देखा है कि बहुत सारी जो किताबें हैं, मैं उन विद्वानों का कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो बहुत मतलब विद्वान व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्होंने जो है उन्होंने भी उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी अपने आप में एक जो है सवाल है कि वास्तव में क्या है, भगत सिंह और इन सब के लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए अथवा नहीं किया जाना चाहिए। जबकि हमने जो है अभी भी एक बार भी जो है हमने उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया, हमने क्रांतिकारी शब्द का ही प्रयोग किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आतंकवाद शब्द का प्रयोग उनके लिए होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज को समझिए। तो देखिए यहां पर इस बात को समझिएगा कि आतंकवाद हम 2 तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इस शब्द का जब भी मूल्यांकन करेंगे, हम 2 तरीके से इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो 2 तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। एक तरीका हो सकता है निरपेक्ष रूप से और दूसरा है सापेक्ष रूप से। मेरी बात समझिएगा, ठीक है ना, कि एक रिलेटिव सेंस में, एक एब्सोल्यूट सेंस में बात करेंगे, ठीक है। एक रिलेटिव सेंस का मतलब ये हो गया कि हम ये देखेंगे कि वर्तमान समय या किसी समय के सापेक्ष, किसी देश और काल के सापेक्ष उस शब्द का प्रयोग करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, ये हमें देखना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक हो गया एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे कुछ भी हो, मैं उनको कंसीडर नहीं करूंगा। मैं कंसीडर सिर्फ इस बात को करूंगा कि वो शब्द गलत है या सही है, या वो एक्टिविटीज गलत है या सही है। हम लोग इस बात का प्रयोग करेंगे। तो 2 सेंस में हम शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अगर आप जो है आतंकवाद शब्द का तात्पर्य समझिए, तो आतंकवाद क्या है, टेररिज्म। टेररिज्म जो है वाद क्या है, एक विचारधारा। विचारधारा किस पर आधारित, आतंक पर। यानी कि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो क्या करता है, जो अपनी बातों को मनवाने का आधार आतंक को बनाता है, ठीक है ना, आतंक को बनाता है। बहुत सारे अपराधी, बहुत सारे आप देखिए आतंकवादी क्या करते हैं कि आप समझ जाइए कि जो आज के आतंकवादी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, कि वे ऐसे लोगों को जो है क्या है कि अपने मतलब उद्देश्यों की प्राप्ति का माध्यम या शिकार बनाते हैं, जो वास्तव में निर्दोष हैं, जिनको आप बेवजह, आप छोटे से कश्मीर वगैरह सब में छोटे बच्चों को मार दे रहे हो, ठीक है ना। आप जो है वो क्या है कि किसी बच्चे को घर से उठाकर या किसी व्यक्ति को ले जाकर जो है मार दे रहे। तो आप जो है वो क्या करना चाहते हो, आप इसके माध्यम से आतंक फैलाना चाहते हैं। तो आतंकवाद जो है उसको आतंकवादी क्यों कहा गया, इसलिए क्योंकि उसकी जो विचारधारा है, वो अपनी बातों को मनवाने की जो उसकी विचारधारा है, वो आतंक पर आधारित है। और आतंक कैसे हो सकता है, तो आतंक निर्दोष व्यक्तियों को मारेंगे तो ज्यादा आतंक आएगा, बनिस्पत की जो दोषारोपित है, खूंखार आतंकवादी को अगर कोई व्यक्ति मारता है तो उसमें उतनी शर्म, लेकिन अगर आतंकवादी किसी निर्दोष व्यक्ति को मारता है तो उसमें क्या होता है कि भावनाएं कहीं ज्यादा प्रबल होती है। तो यहां पर जो है वो क्या है कि जो ये लोग, जब हम एब्सोल्यूट टर्म में, जब हम टेररिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, जब हम आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे इस बात को समझना होगा कि आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपनी बातों को मनवाने का आधार किसको बनाता है, आतंक को बनाता है, ठीक है।
ये जो है तो इसलिए इसको हम आतंकवाद कहेंगे। अब आप समझिए कि भगत सिंह की बात करिए, ठीक है, या चंद्रशेखर आजाद। ये एक सवाल आप हमेशा उत्पन्न होता है कि भगत सिंह वगैरह क्यों ऐसे मार्ग का सहारा लिया, क्या करना चाहते थे, क्यों वो इस तरह की बातें अपनाना चाहते थे, तो उसके पीछे क्या मकसद था। अब आप समझिए कि भगत सिंह के पहले, या कह सकते हैं ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन के पूर्व, आपका तरीका क्या था। कांग्रेस की मुख्य धारा के जो भी आंदोलन हो रहे थे वो क्या तरीके थे कि नहीं मानेंगे, सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, सरकार नहीं मानेगी फिर से हम सरकार के समक्ष रखेंगे, सरकार नहीं मानेगी फिर से हम अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखेंगे, सरकार नहीं मानेगी फिर से रखेंगे। यानी आप शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को रख रहे हो। सरकार मानेगी ठीक है, नहीं मानेगी फिर से रखेंगे, मानेगी ठीक है, नहीं, यानी कि इस धैर्य के साथ आप काम कर रहे हो कि कभी ना कभी वो दिन आएगी जब सरकार जो है हमारी बात को मानेगी। ठीक है, इसकी राजनीति को, ऐसी राजनीति को भिखमंगी राजनीति कह दिया कि उन्होंने बाल गंगाधर तिलक या जैसे गर्मपंथियों ने, उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल मेंडिकेंसी है, भिखमंगी राजनीति है, इससे हमें कुछ भी नहीं मिलना है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, स्वराज मांगने से नहीं लड़ने से मिलता है। ये सारी बातें जो है उन्होंने किया और फिर वो हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार इत्यादि की बात, मास मूवमेंट की बात करने लगे। ठीक है, फिर जो है फिर क्या है, गांधी जी के तरीका है। ठीक है, तो ये सारे जो तरीके थे, ठीक है, इन सारे तरीकों में क्या था कि ब्रिटिश सरकार को क्या होता था कि उसमें उनका ये लगता था कि अरे क्या करेगा अगर हमारी बात को हम जो है जो कोई भारतीयों के अगेंस्ट में कोई कानून बनाना चाहते हैं, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, मांग पत्र रखेंगे, नहीं मानेंगे फिर से रखेंगे, नहीं मानेंगे फिर से रखेंगे, नहीं मानेंगे, लास्ट में खुद ही जो है वो क्या है कि वो मतलब जो है थक जाएंगे इस तरह की बातें रखने, और फिर वो अपने आप जो है शांत हो जाएगा। तो पहले क्या था कि इन क्रांतिकारियों के उदित होने के पूर्व, इनकी विचारधारा, इनके संघर्ष के जन्म के पूर्व ब्रिटिश सरकार के लिए ये कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंट थे कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुलूस निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मास मूवमेंट करेंगे। लेकिन चूंकि हिंसक तो बात करते नहीं थे ये लोग, तो वह कहते थे कि इस सबको जो है हम निपट लेंगे, देख लेंगे, ठीक है, या कुछ दिनों तक चलेगा, अपने ही थक हार कर जो है। गांधी जी कहते भी थे संघर्ष समझौता संघर्ष रणनीति का हिस्सा है, और बहुत दिन तक आंदोलन चलेगा, जब अपने आप जो है परेशान हो जाएंगे अपने आप आंदोलन को, बस आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो मुख्य धारा के आंदोलन थे राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, वो सारे आंदोलन क्या थे, अहिंसक थे। अहिंसक थे, तो ब्रिटिश सरकार के लिए इस बात का एक कह सकते हैं कि एक मतलब सुविधा ये थी कि वो आंदोलन चाहे जितना प्रबल हो जाए, चाहे जितना, लेकिन उसमें हिंसक वारदातें नहीं होंगी, उसमें कोई पटरी उखाड़ी नहीं जाएगी, किसी को जान से मारा नहीं जाएगा। इस बात की जो है वो क्या है कि उनको लगता था कि गारंटी है तो चलो ठीक है। लेकिन क्या है कि भगत सिंह जो है वो क्या है कि इसी गारंटी को खत्म करना चाहते थे। आप ऐसे समझो, ठीक है, मैं बोलचाल की भाषा में, कि भगत सिंह या जितने भी क्रांतिकारी थे वो आतंक का सहारा जो है वो क्यों लेते थे, वो इसलिए लेते थे ताकि अंग्रेजों में भी इस बात का दिमाग में जो है एक इंप्रेशन बन जाए कि भारतीयों के अंदर भी एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो ब्रिटिश सरकार की हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता है। ठीक है, तो पहला रीजन क्या होगा, क्यों अपनाया उन्होंने, इसलिए अपनाया क्योंकि वो जो है ब्रिटिश सरकार को वो क्या है कि इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर भी भारतीयों में युवाओं का एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो आपकी हिंसा का जवाब कोई मांग पत्र के माध्यम से नहीं, कोई जो है वो कह सकते हैं कि कोई समाचार पत्रों में प्रकाशित किसी लेख के आधार पर नहीं, ठीक है, आप नहीं मानोगे, बदनाम जो ब्रिटिश अधिकारी हो उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा, उनको जो है पिस्टल से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये इस तरह की बात, और क्यों करते थे, इसलिए ताकि अंग्रेजों में इस बात का खौफ पैदा हो जाए कि अब भारतीयों के अंदर ये वर्ग तैयार हो चुका है जो हमें जान से भी मार सकता है। ठीक है, एक तो खौफ पैदा करने की। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो इसलिए अपनाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने, ठीक है, क्योंकि भारतीयों के अंदर क्या था कि एक निराशा का भाव था। भारतीयों को यह लगता था कि ब्रिटिश सरकार जो कर रही है उसका कोई जो है कह सकते हैं कि कोई भी अपराधी जो है वो क्या है कि जब अपना अपराध का जब साम्राज्य बहुत बड़ा कर लेता है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा कर लेता है, तो वो जिस गांव में रहता है, जहां भी रहता है, उसके आसपास के लोग जो है
वो क्या करते हैं कि वो थर थर कांपते हैं, वो उसका विरोध करने की स्थिति में जो है वो क्या कि नहीं रहते हैं। वो एक तरह से दीनहीन अवस्था में जो है वो पड़ा रहता है। उसको जो है लगता है कि अब जो भी है, अब उसकी नियति है, उसको नियति मानकर स्वीकार कर लेता है। उसके जो है स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली उन अपराधियों की अगर हरकतें हैं तो उसको भी वो टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि लगता है कि अब इसका मुकाबला करना संभव नहीं है। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि अंग्रेज जो हिंदुस्तान का उत्पीड़न कर रहे थे, भारतीयों को मार रहे थे, पीट रहे थे, जुल्म कर रहे थे, उत्पीड़न कर रहे थे, तोप से बांध कर उड़ा दे रहे थे, तो ये भारतीय क्या हो गए, भारतीयों को लगा कि कोई उपाय नहीं है, ये जो है जब तक ये जो है वो क्या है कि ऐसा ही अब हमको सहना ही पड़ेगा, नियति बन गई हमारी, अब इससे जो है वो क्या है कि कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। तो वो दीनहीन बने हुए थे। जो भी था भाई चलिए सही है, ठीक है, आप जो है वो क्या है, जो आप ही बड़े हो, ठीक है, आप हमको भैया जीने दो, मारो मत, ठीक है, जो भी करना है आप जो है वो करिए। तो क्या था, जो भारतीय थे वो दीनहीन हो गए थे, उनके अंदर कोई जोश नहीं रह गया था। उनको लगता था कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको लगता था कि अब इसको सहना ही पड़ेगा। भगत सिंह जो है अपने इस तरह के हिंसक वारदातों के माध्यम से, भगत सिंह का मतलब क्रांतिकारी बोल रहा हूं, ठीक है ना, ये सारे जो क्रांतिकारी थे ऐसे हिंसक वारदातों से ना सिर्फ ब्रिटिश सरकार के अंदर एक खौफ पैदा करना चाहते थे, बल्कि भारतीयों के अंदर भी इस बात की एक साहस पैदा करना चाहते थे। एक कह सकते हैं कि वो दीनहीन जो अवस्था है ना, जो थिंकिंग में जो समाहित हो गया है, उससे वो बाहर निकालकर ये बतलाना चाहते थे कि आप परेशान मत हो, कि आपके बीच में युवाओं का एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो ब्रिटिश सरकार की हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता है, यानी कि काउंटर अटैक, यानी कि टिट फॉर टैट। आप जैसा करोगे वैसा, ऐसा नहीं आप हमें गोली से मारोगे, गोली से उड़ाओगे तो अब मैं आपकी आरती नहीं करूँगा, मैं मांग पत्रों के माध्यम से, अहिंसक आंदोलन के माध्यम से मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक प्रकार से, लेकिन ओवरऑल क्या था, ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही था ना कि भाई मैं इसलिए ऐसी वारदातें करूँगा, मैं बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या इसलिए करूँगा ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए, आपके मन में यह आतंक पैदा हो जाए, यह टेरर पैदा हो जाए कि हिंदुस्तान के अंदर भारतीयों का एक वर्ग तैयार हो चुका है जो आपके हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता है। सब कुछ जो है, मतलब देखिए बात को समझिएगा कि 1962 की कल्पना में चाइना जी रहा था, ठीक है, और वो इस तरह से जो है किया, लेकिन 15 जून को जो भी हुआ, ठीक है, आपने 20 जो है हमारे जवान को आपने धोखे से तो मार डाला, ठीक है, उनको शहादत जो है वो क्या कि शहीद कर दिया आपने। लेकिन क्या हुआ कि बदले में फिर बाद में जो भारतीयों ने कार्रवाई की, ठीक है, भारतीय सैनिकों ने उसके बाद 43 जो है सैनिकों को तोड़ फोड़ दिया, जिसको कहते हैं ना कि उनकी जो है गर्दनें तोड़ दी, कमर तोड़ दिया, इस तरह से जो है इतनी मारपीट हुई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद जो है फिर क्या हुआ, भारत की सरकार, वो तो सेना का ऑन स्पॉट जो है जो न्याय करना था चाइना के सैनिकों के साथ, वो न्याय उन्होंने कर दिया। इसके बाद क्या है, भारत की सरकार ने जो है सैन्य लेवल पे, कूटनीतिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधार पर सब तरफ से जो है वो क्या है कि वहां पर उसको क्या करना था, भारत का मकसद आक्रमण करना तो था नहीं, ठीक है ना, आप समझिएगा पूरी बात को, सबको कनेक्ट करके देखिए। भारत का मकसद तो चाइना को मजा चखाना या कह सकते हैं कि उसको परेशान करना तो था नहीं ना, मकसद ये था उसको ये दिखाना कि 1962 का भारत नहीं है, ये भारत नया भारत है जो आपके हर जवाब को जो है, और चाइना का जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, अरे क्या करेगा भारत, भारत जो है वो मेरे इतनी मतलब जो है अर्थव्यवस्था में इतना इन्वॉल्वमेंट है, चाह कर भी नहीं निकाल पाएगा हमें, ठीक है, चाह कर भी नहीं, लेकिन तुरंत 56 या 59 ऐप जो है तुरंत क्या किया, उसको बैन कर दिया, ठीक है। बहुत सारे जो है आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, इतने इस दौरान इतना ना आत्मनिर्भर बनो हो गया है कि आप समझ जाइए चाइना को अच्छा खासा नुकसान पहुंच गया। आप चाहे जो भी कहते रहे, आप चिल्लाते रहिए आत्मनिर्भर कैसे हो जाएगा, ठीक है, आप कह सकते हो कि चाइना 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 जो है वो कितना घुला मिला है कि उसको तुरंत उखाड़ कर आप फेंक नहीं सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनो ये बातें कह कहकर चाइना के दिमाग में एक बल तो पैदा कर दिया ना, कि उसको लग गया कि ये बड़ा जो है क्या है कि भारत में आर्थिक रूप से जो है वो क्या है कि अगर इस तरह का कह सकते हैं कि अगर वो हमारे सामानों का बहिष्कार करता है तो हम आर्थिक रूप से टूट जाएंगे। तो हर एंगल से क्या हुआ कि भारत की सरकार ने क्या किया, उनको घेर दिया। जब घेरा तो क्या हुआ
तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार को, आप सोचिए हीरो जो साइकिल है ना, हीरो साइकिल, उसने क्या है कि चाइनीज़ कुछ सामान 900 करोड़ का मंगाया था, उसने सब मंगाने से बंद कर दिया। BSNL वगैरह में कुछ जो है विदेशी चाइना कंपनी को जो है कुछ ठेका देने दिया जाने वाला था, सब खत्म कर दिया। आप सोचिए, मतलब ये कहा जाता है टिकटॉक जो है ना, उस टिकटॉक पर बैन लगाने से 56,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है चाइना को उठाना पड़ रहा है। तो अब आप समझो कि हर एंगल से तो क्या हुआ, चाइना में एक बात का, अब जो है अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि भारत के NSA ने बात किया और वो हटने के लिए मजबूर हो गया। उसने कहा कि, और उसने आरोप क्या लगाया, मतलब देखिए कितना, क्या पता नहीं कौन सी विदेश नीति है उनका, उन्होंने क्या आरोप लगाया, क्या कि ये अमेरिका की वजह से हम लोग दो पड़ोसी राज्य लड़ गया, हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है, हम ऐसा नहीं चाहते थे, अमेरिका की वजह से लड़ गए। मतलब कहते हैं कि वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ वाली बात है, ठीक है। तो वो इस तरह की बात कर, मेरा जो कहना है, मैं बहक नहीं रहा हूं, मेरा जो कहना है कि चाइना में क्यों ऐसा किया, चाइना से बहुत ज़्यादा ताकतवर हम लोग नहीं है। चाइना की अर्थव्यवस्था और हमारी अर्थव्यवस्था में आसमान ज़मीन का अंतर है। लेकिन क्या था, लेकिन क्या है कि ये भारतीय जो है, या नई जो सेना, नया जो खेप तैयार हुआ है, वो क्या है कि एक अदम्य साहस वाला जो है वो एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। उनको एहसास हो गया कि ये जो है वो क्या है कि मानेगा नहीं। और ये भी समझिएगा, देखिए होता क्या है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने एयर स्ट्राइक किया, ठीक है ना, तो उस सब का मैसेज तो दुनिया में गया ना, तो चाइना के अंदर भी तो इस बात का खौफ होगा ना, कि वो समझ जाएगा कि भाई हाँ, ऐसा जो है वो क्या है कि अगर हम किया तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ भी ऐसा करें। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हम भारतीयों ने क्यों किया ऐसा, इसलिए ताकि आतंक पैदा हो जाए आपके दिमाग में कि अब ऐसा नहीं होगा कि जो तुमने ज़मीन हड़प लिया तो यहाँ पे 1 इंच भी आप ज़मीन नहीं देंगे, ठीक है, और जो लिया है उसको भी लेने की बात मैं करूँगा, मैं उसका भी जो है वापस लूँगा। अब आप इस तरह से तेवर में बात करोगे तो क्या, भले ही ना ले, भले ही आप शायद सोच सकता है कि संघर्ष बड़ा लंबा करना पड़े, लेकिन बोल देने से क्या होता है कि सामने वाले पे हड़कंप मच जाता है, सामने वाले पे आतंक मच जाता है। भगत सिंह जो है वो इस तरह की, जो कह सकते हैं हिंसा, मतलब जो है बदनाम ब्रिटिश अधिकारी थे, उन अधिकारियों की हत्या इसलिए करते थे कि जो दीनहीन भारतीय थे, जो निराशावाद के शिकार हो गए थे, जो इस बात को समझ लिया था कि अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, उनके अंदर इस बात का साहस पैदा हो जाए कि भारतीयों के अंदर भी, आपके बीच में युवाओं का एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो ब्रिटिश सरकार की हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता है। एक तरफ बात क्या हो रही है, एक तरफ बात हो रही है कि भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद या जो क्रांतिकारी है वो क्यों इस तरह की वारदातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी उसके काउंटर जो है बैलेंस में वो क्यों अहिंसा की बात कर रहे थे, ठीक है। दोनों बातें समझिएगा कि अपनी अपनी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे क्या थे कि उनके अपने अपने तर्क थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां अंतर तार्किकता का था, लॉजिक का था, कि वो अपना लॉजिक कह रहे थे, ये अपना लॉजिक। गांधी जी अहिंसा की बात क्यों कर रहे थे, गांधी जी कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि ब्रिटिश सरकार का मुकाबला हम हिंसा से नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अध्यात्म वगैरह छोड़िए, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। गांधी जी ने कहा कि मुकाबला तो नहीं कर सकेंगे हिंसा से, हम डंडे से उनके तोप का मुकाबला नहीं कर सकते, तो भाई हम क्या करें फिर। तो ऐसा तरीका अपनाएं कि ब्रिटिश सरकार को दमन का वो हमें मारे ना। अब क्या है कि भाई तुम जो है, अगर आप जो है अहिंसक आप प्रतिरोध करते हैं तो आपको क्या है, आपको सताया नहीं जाएगा। सताया जाएगा अगर मान लीजिए सताया जाता है, जैसे जालियांवाला बाग में हुआ, तो उसके लिए क्या फजीयतें झेलनी पड़ी ब्रिटिश सरकार को। आज तक उसका जो भूत है ना, वो भूत ब्रिटिश सरकार को कभी भी छोड़ता नहीं है। और ब्रिटिश सरकार के अभी पता नहीं कौन सा कैमरून प्रधानमंत्री थे शायद, वो जब इंडिया आए थे तो जालियांवाला बाग गए थे और वहाँ पर जो है उन्होंने माफ़ी मांगी थी, ठीक है, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी कि ये जो है बहुत बड़ी गलती है। तो ये जो है केवल वहीं तक नहीं, अब तक और जब तक रहेगी, जब तक ये बात रहेगी तब तक जो है, क्योंकि जो व्यक्ति मर जाते हैं ना, जो शहीद हो जाते हैं ना, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते हो ना। उसके मतलब कह सकते हैं कि उस घटना के काउंटर में आप चाहे जितना मलहम कर दीजिए, जितनी चीज़ें आप अच्छा कर दीजिए, जितना आप कॉपरेट कर दीजिए, उस देश के लिए कुछ भी कर दो, लेकिन जो व्यक्ति ने शहादत दी है ना, उसको आप वापस ला नहीं सकते हो। और जब वो वापस नहीं आ सकता है तो ये घटना हमेशा
वो बनी रहेगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो क्या है कि होगी। तो हमेशा जो है इस बात को ध्यान। तो देखिए यहाँ पे भगत सिंह जो है वो क्यों ऐसा करते थे, बातें क्या निकल कर आई समझ में आया ना, कि वो दो रीजन से करते थे। पहला रीजन ये था कि ब्रिटिश सरकार में इस बात किया एक आतंक पैदा हो जाए कि भारतीयों के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो चुका है जो आपके हिंसा का जवाब हिंसा से दे सकता है। दूसरी बात कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए भी कर रहे थे कि जो दीनहीन भारतीय थे, जो ब्रिटिश सरकार के कुशासन और उसके दमन को सहने की अपनी नियति मान लिया था, उनको लग गया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, उनके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस पैदा कर दे कि भारतीयों का एक वर्ग तैयार हो चुका है जो आपको गार्डिंग करेगा, आप एकदम पीछे रहिए आराम से, और दीन ही नहीं मैं मुकाबला करूंगा। इनको क्या है, ये कॉन्फिडेंस जानते कि नहीं, ये इसका बड़ा असर है, इसका बड़ा महत्व है कि जहाँ एकदम जो है लोग परेशान, आप लोग बीच बीच में कहते हो ना, सुनते हो ना मोटिवेशनल लेक्चर। मोटिवेशनल लेक्चर क्यों हम करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो लोग एकदम निराश हो चुके हैं उनमें एक थोड़ा ऊर्जा का संचार किया जा सके। और ये ऊर्जा का संचार करना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, नहीं तो व्यक्ति निराश 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 ऐसा निराश होगा कि वो सुसाइड कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें बीच बीच में क्या है कि एक मोटिवेशनल लेक्चर का डोज देना बहुत ज़रूरी होता है। उस डोज से जो है उसको क्या होता है कि बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और उसके बाद वो बेहतर फिर अपनी दिशा में काम करने लगता है। भगत सिंह यहाँ पे, गांधी जी क्यों कहते थे भाई अहिंसा, ये क्यों हिंसा क्यों अहिंसा, दोनों को देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भगत सिंह जो है, गांधी जी है वो कहते थे क्यों, क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात क्यों, इसलिए क्योंकि अगर हिंसा पर आधारित करेंगे तो ब्रिटिश सरकार के लिए दमन का अवसर पैदा करेगा, जैसा कि भगत सिंह के केस में हुआ। आपने सैंडर्स की हत्या की, आपको फांसी पे लटका दिया गया, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी वो गलत है, वो अपनी जगह पे सही थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार जहां पे हमारे से कहते हैं ना, एक बात जो है वो क्या है कि ये जो है वो क्या है कि हमने एक जगह पे पढ़ी थी एक लाइन कि आपकी गर्दन जो है किसी शक्तिशाली पैर के और शक्तिशाली और क्रुद्ध व्यक्ति के पैरों तले दबी हो तो उस जगह पे उस पैर को सहलाना उचित होता है। यानी कि आपको अवसर का इंतजार करना है, जहां पे स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट वाली बात है, वो चीज़ें वहाँ पर जो है वो करने वाली बात आती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांधी जी ने कहा कि अगर जो है, और भगत सिंह देखिए आप सोचिए कि 1907 में जो है, ये indiaresist.com का जो है वो क्या है कि पिक्चर है, मैंने यहाँ पे लगाया है, बहुत ही मतलब बेहतरीन और सारगर्भित है कि आप देखिएगा 1931, आप सोचो 1907 से 1931, मात्र जो है आप कह सकते हैं कि 23-24 साल की उम्र में इतनी बड़ी शहादत दी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि उनको क्यों फांसी पर जो है फांसी, मतलब उनको क्यों फांसी दे दी गई, गांधी जी को क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गांधी जी का जो तरीका था ना, वो तरीका कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता था, अगर आप करोगे तो आप खुद ही जो है एक्सपोज हो जाओगे। लेकिन भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की, ठीक है ना, तो उनके ऊपर मुकदमा चला, लाहौर षड्यंत्र केस, और उसके तहत उनको फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है ना। तो इससे भी ऐसा नहीं है कि इससे जो है वो क्या है कि भारतीय जनता उद्वेलित नहीं हुई, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि 1931 में जब भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई तो वो वक्त ऐसा था जब भगत सिंह की लोकप्रियता गांधी जी से भी ज़्यादा बढ़ गई, और घर घर में भगत सिंह की जो है फोटो लगाई गई। और ये भी समझ लीजिएगा कि भगत सिंह, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आई थी कि वहाँ पे जो है भगत सिंह की मतलब लोकप्रियता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी गांधी जी से, ठीक है, गांधी जी की तुलना में। थोड़ा सा एक और कोई बात, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, शायद हो सकता है कि आपको जो है पता हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं हो, ठीक है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई 23 मार्च 1931 ईस्वी को, लेकिन भगत सिंह को फांसी की सज़ा, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा की जो तारीख थी वो तारीख 24 मार्च निर्धारित किया गया था। लेकिन आप समझ जाइए कि भगत सिंह के पक्ष में पूरे भारत में इतना बड़ा मतलब जो है मतलब जुलूस निकाला जा रहा था, और जिस जेल में उनको फांसी की सजा दी जानी थी उस तरफ भीड़ लगातार बढ़ रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है वो क्या है कि 24 मार्च के बजाय एक दिन पहले ही 23 मार्च को फांसी की सजा दे दी। और शायद जहाँ तक मेरे जानकारी में है कि ये दुनिया के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर था जब किसी व्यक्ति को निर्धारित तारीख के एक दिन पहले
उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो ब्रिटिश सरकार क्या है, तो यहाँ पर एक प्रकार क्या है कि ब्रिटिश सरकार के अंदर आतंक तो पैदा हो रहा है, लेकिन ब्रिटिश सरकार को दमन का भी अवसर दिया जा रहा है। और वो क्या है कि वो भगत सिंह और ये जो है उनको फांसी की सजा दे दी गई। तो यहाँ पर जबकि भगत गांधी जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो क्या कारण है, क्या कारण, बात यहाँ पर किसी की त्याग और बलिदान और कह सकते हैं कि जो शहादत है उनका किसी तरह का कोई सवालिया निशान खड़ा करना नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ समझते, इतिहास पढ़ते क्यों, हम लोग पढ़ते इसलिए है ना ताकि हमें समझ में आता है कि कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। कौन सा तरीका दोनों भले ही देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पर एक दो बातें और समझिएगा कि एक कहावत है कि किसी महान उद्देश्य के लिए शहीद हो जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उस महान उद्देश्य की प्राप्ति तक जिंदा रहना उससे भी बड़ी बात होती है। महात्मा गांधी और भगत सिंह के जो पॉलिसीज है, उनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों के जो अंतर है, उस अंतर का विश्लेषण इसी स्टेटमेंट से बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात आज के इस लेक्चर में समझ पाए होंगे। बहुत कठिन होता है ऐसी बातों को बेहतर तरीके से आपके सम्मुख रखना, जहां पर सिर्फ बोलने की ज़रूरत है, जहां पर आपको कहीं पर भी कागज़ कलम की और कह सकते हैं कि बोर्ड के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वहां पर जहां बोलना होता है, जहां पर अपनी बातों को लेक्चर्स के थ्रू रखना पड़ता है ना, बहुत सरल नहीं होता है, बहुत कठिन होता है चीज़ों को लाना दिमाग में। और आप देखते हो कि मेरी आई जो है वो क्या है कि ब्लिंक करता है ना बहुत ज़्यादा। तो ब्लिंक जो होता है ना, आप कभी नोटिस करना, ब्लिंक जो होता है ना वो वास्तव में वो ओपिनियन आ रहा होता है। और वो क्या होता है कि वो जैसे होता है ना कि आंख एक बार बंद होता है तो वो आता जाता है इस तरह से। तो ब्लिंक जो है वो क्या है कि वो इसलिए होता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे आप कोई फेंकते हो, इस हाथ से फेंक रहे होते हैं ना, फेंक किससे रहे होते हैं, बॉल जो है वो इस हाथ से फेंक रहे होते हैं, लेकिन ये हाथ क्या, ये हाथ साइलेंट तो रहता नहीं है ना, ये हाथ क्या करता है, ये हाथ भी ऐसे करके फेंकते हो तो ये इधर आ जाता है। तो ये क्या कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है ना। फेंक तो यही रहे हो, बॉल तो एक ही हाथ से फेंक रहे होता है, ये क्यों, ये ऐसे जाके ऐसे फेंक दो आप, लेकिन ये क्या करता है, वही सेम चीज़ है कि जब मैं बोल रहा होता हूँ ना तो वो जो आई ब्लिंक कर रहा होता है ना, वो आई ब्लिंक जो है वो क्या करता है कि मेरे को सपोर्ट करता है कि वो चीज़ें आ रही, एक ब्लिंक या एक शब्द या एक चीज़ आए, एक ब्लिंक आए, एक कॉन्सेप्ट आए, एक ब्लिंक आए, इस तरह, और वो चलता रहता है फिर हमारे दिमाग में। और मैं कई बार ऐसे कोशिश किया कि मैं आँख आई ब्लिंक ना करूं, क्योंकि मैं वीडियोस देखता हूं तो मुझे भी लगता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे ने एक दो बार ऐसा कहा था कि अभी पता नहीं बहुत पहले की बात है, लेकिन मैंने उससे कोशिश किया, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स करते हो ना तो वो मैं क्या करता हूँ कि उसको ज़रूर अनुपालन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि वो आँख अगर मैं खुला रखता हूँ, अगर मैं एकदम रखता हूँ कि नहीं ब्लिंक नहीं करूँगा, ठीक है, नहीं करूँगा, तो मैं देखता हूँ कि वो चीज़ें भूलने लगता हूँ, और जब ब्लिंक होता रहता है तो चीज़ें आती रहती है अपने आप, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये क्लास जो है बहुत मतलब पसंद आया होगा, और पसंद आए तो ज़रूर इसके पर एक कमेंट्स ज़रूर लिखिए, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।